नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं शपथ लेता हूं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की बारी है। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिर शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है। 20 फरवरी को 4:30 बजे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। वहीं बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच जो 40x24 का होगा, वहीं 2 मंच 30x40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई गई हैं। आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी का 20 फरवरी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। लेकिन इस आयोजन के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया, उसने इस शपथ ग्रहण को कई मायनों में विमर्श का विषय बना दिया है। दरअसल दिल्ली के जिस रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के उभार का भी गवाह रहा है। दिल्ली का रामलीला मैदान वही जगह है जहां अन्ना आंदोलन को एक मजबूत आवाज मिली थी। इसी मैदान के मंच पर भाषण देते हुए और सरकार की नीतियों को ललकारते हुए अरविंद केजरीवाल एक आंदोलनकारी से नेता बने थे। इसी मैदान पर अनशन करके उन्होंने सियासत में कदम रखा था। यहीं से उन्होंने नई पार्टी बनाई और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। और अब बीजेपी अपनी नई सरकार का गठन इसी मैदान से करने की तैयारी में जुट गई है। तो रामलीला, I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times. पथ की आपको बता दें, शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। और जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल आंदोलनकारी से नेता बने और नेता बनने के बाद 3 बार मुख्यमंत्री पद उन्होंने हासिल किया, इसी मैदान से आंदोलन करके वो राजनीति में आए और राजनीति में एक उन्होंने अलग मुकाम बनाया। और इसी मैदान से भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि इसी मैदान से वो दिल्ली में नई राजनीति की शुरुआत करने जा रही है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी कर रही है और 27 साल के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण कर रहा है, तो निश्चित रूप से यह शपथ ग्रहण अलग ही अंदाज में होने वाला है। और अब हम बात करेंगे अंकल सैम का चीनी प्यार। दरअसल कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। पित्रोदा की इस सलाह पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर आपको बता दें, चीन के प्रति जुनूनी मोह का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि चीन के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण है वो टकराव वाला रहा है और इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं चीन से खतरे को नहीं समझता। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है क्योंकि अमेरिका में दुश्मन को परिभाषित करने की प्रवृत्ति है। पित्रोदा ने कहा कि मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि सभी देश सहयोग करें, टकराव नहीं। हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही टकराव वाला रहा है और इस रवैये से दुश्मन पैदा होते हैं जो बदले में देश के भीतर समर्थन हासिल करते हैं। पित्रोदा ने कहा कि हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और यह मानना बंद करना होगा कि चीन पहले दिन से ही दुश्मन है। दरअसल पित्रोदा ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से उत्पन्न खतरों को नियंत्रित कर पाएंगे। इसी के जवाब में सैम पित्रोदा ने ये ज्ञान दिया। तो कांग्रेस के अंकल सैम का अब चीनी प्रेम साफ तौर पर दिखाई दिया है। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है सैम पित्रोदा को, और अब सैम पित्रोदा ने अपनी बातों को खुलकर कहा है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy.
I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy, and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. Okay. I think it is time for us to learn to increase communication, collaborate, cooperate, and co-create, and not have this command and control mindset. China is around, China is growing. You got to recognize that, respect that. And every other country is going to grow. Okay. Some will grow faster, some will go slower. Those who are very poor has to grow faster. Those who are well accomplished, developed, they will have slower growth. Those who are developed also will have aging population. And those who are developing will have young population. So you got to look at all of these things together. तो सैम पित्रोदा के बयान को लेकर देश में सियासी बवाल भी शुरू हो गया। सैम पित्रोदा ने चीन की तारीफ क्या की, बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चीन से पैसा लेते हैं, इसलिए उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन इन लोगों को ये पच नहीं रहा है। जैसे जैसे भारत ताकतवर हो रहा है, वैसे वैसे कुछ शक्तियां भारत की इस तरक्की को रोकने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास कर रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस और उसके आइडियोलॉजिकल जो थिंक टैंक समय समय पर जो बात कहते रहते हैं वो अब जनता के सामने आ रही है। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर जो कहा उससे कांग्रेस और चीन बीच के रास्ते दिखता है। चीन से तो कोई विवाद ही नहीं है, उल्टे भारत ही अग्रेसिव भूमिका में है, ये मैसेज आता है। पित्रोदा का बयान अकेला नहीं है, इससे पहले राहुल गांधी भी कई बार चीन को भारत से बेहतर देश बता चुके हैं। ओवरसीज प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। अंदर लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए, और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए,
कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। और अब हम बात करेंगे बजट सत्र के दंगल की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार यानी 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 20 फरवरी को करीब 8 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेखेज होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रामक हो सकती है। विधानसभा का बजट सत्र से पहले सोमवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से सदन की कार्रवाई को सुचारू चलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें एवं स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। इससे प्रदेश का विकास भी होता है और जनता की समस्याओं का समाधान भी। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों पर सदन में सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधाएं न आए, इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से विनोद सरोज मौजूद रहे। तो कल से विधानसभा के सत्र का बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज मंथन हुआ है। सर्वदलीय बैठक का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में किया गया है। अगली खबर लखनऊ से, जहां कल से उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 20 फरवरी को प्रदेश का जो बजट है पेश होना है। सत्र की तैयारियों के तहत सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बजट सत्र के दौरान बजट के साथ महाकुंभ आयोजन और जनहित के कार्य के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास आपको बता दें मेहरोत्रा ने के न्यूज से खास बातचीत में बताया कि कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुखता से जनता के मुद्दे उठाएगी। कुंभ में श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में जनता की आवाज हम उठाएंगे। कल से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। इसमें बातचीत करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ में हैं। सर, कौन कौन से मुद्दे लेकर के उतरने वाले हैं आप लोग? पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने आज मीटिंग में मांग करी कि 22 और 23 फरवरी को और 1 और 2 मार्च को जो अवकाश हो रहा है वो अवकाश नहीं हो और उस दिन भी विधानसभा सत्र चले, क्योंकि 25 करोड़ जनता का प्रदेश है। जनता समस्याओं से परेशान है। जन मुद्दों को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। प्रदेश भर में अपराध बढ़ रहे हैं। हम लोग ये कई बार मांग कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी सरकार लिस्ट जारी करे, और अगर सरकार लिस्ट जारी कर दे तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है। पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें हो रही हैं। विकास के सारे काम ठप हैं। अब इस बार 8.5 करोड़ रुपए का बजट लाने वाले हैं, लेकिन पिछला बजट जो लाए थे वो जमीन पर कहीं खर्च नहीं हुआ। उसमें भारी बंदरबाट हुआ और 30% भी पैसा बजट का सरकार खर्च नहीं कर पाई है। तो और महाकुंभ के अंदर जो सरकार रोज बता रही थी कितने लोग नहाए हैं, वो आज तक बता नहीं पाई कि कितने लोगों की भदड़ में मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं और कितने करोड़ लोग बिना नहाए वहां से लौट गए हैं। पूरा मैनेजमेंट सरकार का खराब था और सरकार जो है महाकुंभ में पूर्ण रूप से फेलियर हो गई है। पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है और जनता का भाजपा से मोहभंग हो गया है। अब हम लोग कल से पूरे प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन का संग्राम करेंगे। नहाने का आंकड़ा जो है हर दिन जारी किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया जाता है, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं है? नहाने का आंकड़ा जारी करते हैं, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई उसका आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया? कितने लोग घायल हुए आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया? और क्या जो लोग मरे वो हिंदू नहीं है?
जो मरे वो भी हिंदू हैं, जो घायल है वो भी हिंदू हैं, और जो लोग नहा नहीं पाए वो भी हिंदू हैं। तो ये सरकार पूर्ण रूप से अपना उसमें फेल्योर हुई है और महाकुंभ का आयोजन करने में सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है। कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि वहां पर देखा गया है कि कानून व्यवस्था पुलिस कर्मियों की गलती सबसे ज्यादा देखने को मिली। पूरे प्रदेश में कानून का राज नहीं है, बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है। पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है। लगता है कि गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। अपराधी जो हैं वो भयमुक्त हो गए हैं और जनता भयभीत है। तो ये थे हमारे साथ में रविदास मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से कानून व्यवस्था हो, महाकुंभ हो, तमाम जैसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विधानसभा में हम लोग आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और आगे हम बात करेंगे महाकुंभ, अखिलेश और सियासत, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ, अखिलेश और सियासत। खबर कन्नौज से है, जहां कुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कुंभ आयोजन की आड़ में व्यापार कर रही है। इस तरह के धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते। 2 लाख करोड़ के व्यापार की बात मुख्यमंत्री ने की और वहां व्यापारी मर रहा, उसका सामान बिक नहीं रहा। यूपी के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर बैठकर रील देखते रहते हैं। ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही है और न दिल्ली की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज के बारे में कहा। कन्नौज के समधन कस्बे में मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा, दिल्ली में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही है और न दिल्ली की। अखिलेश ने कानपुर में पान मसाला कारोबारी पर पड़े छापे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब नागरिक हथकड़ियों में जकड़े जाएंगे तो बाजार और व्यापार में क्या ताकत रह जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार बाजार दूसरों को दे रही है और कारोबार बढ़ाने में रुचि नहीं ले रही है। सपा नेता की गिरफ्तारी पर बोले, ये सीएम ने करवाई है। लखनऊ में सपा नेता की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की करवाई हुई गिरफ्तारी है। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। शुरू कर दिया, आप क्या करें? भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे। जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बाहर से पूछे माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। ये जो सड़क है जिसपे आप हम चलते हैं एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं। वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे जो बना है, इसकी कमाई क्या है? आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरेपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे नहीं? जहाँ दूध आता था गांव वाले दूध देंगे। तो यहाँ पर जो गिरा था, यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था
यहाँ भी मजदूर फिसल के होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाइयों का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब कमीशन के बाद कमीशन। तो बताइए काम कैसे होगा? तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किस किसने काम किया। इन्होंने कहा कि सफाई में शामिल हैं, हमने स्वीकार कर लिया। भाजपा के लोग सूची दे दें, जानकारी दे दें कि किन किन का ठेका था और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, किस दुकान से सामान आ रहा था। सब भाजपा के लोग शामिल थे, सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। भैया 27 के लिए और ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं हमारे डिजिटल को था, डिजिट नहीं बता पा रहे कितने लोगों की जान ली गई। 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे हैं। बात कर रहे हैं संजय की सफाई। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की पार्टी के युवा कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए, उन्हें कटघरे में खड़ा किया, जिस पर उनकी सफाई है। उन्होंने कहा कि धर्मात्मा का निधन मेरे लिए बहुत दुखद है। ये संजय निषाद की तरफ से सफाई दी गई है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो टिप्पणी की गई है वो गलत है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय निषाद ने कहा कि धर्मात्मा निषाद मेरी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनकी आत्महत्या किए जाने की सूचना से मैं स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने धर्मात्मा का हमेशा अपने स्तर पर सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिजनों के खिलाफ एक दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ऐसा कभी नहीं कर सकते। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस पोस्ट के जरिए मेरे परिवार और पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं इस मामले की निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूं ताकि सच सामने आए। आखिर किन परिस्थितियों में धर्मात्मा ने ये कदम उठाया और किस व्यक्ति द्वारा इस तरह की पोस्ट कर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के शैतानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर ये लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज को रक्षा बनाने जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है, उनके आईडी से 14 जनवरी है 2 महीने पहले। ये धर्मात्मा निषाद का है मंत्री, उत्तर प्रदेश मंत्री सरकार भावी विधायक है, 19 जनवरी को है। और अब हम बात कर रहे हैं उफ ये कैसी हैवानियत। दरअसल हरदोई में पशु क्रूरता की हदें पार हो गई हैं। गौशाला में मृत गौवंश को ट्रैक्टर में बांधकर खींचा गया है। ट्रैक्टर से बांधकर खींचने का वीडियो वायरल हुआ है। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है। ग्राम प्रधान की मिली भगत से गौवंशों को ट्रैक्टर से बांधकर खींचा गया है। टोडरमल ब्लॉक के शहादत नगर ग्राम सभा का यह पूरा मामला है। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से गौवंशों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे इन गौवंशों को ट्रैक्टर से बांधकर खींचने का ये वायरल वीडियो सामने आया है, जो निश्चित रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो है। भूख और प्यास से तड़प कर गौवंशों की मौत हो रही है और जब उनकी मौत हो जा रही है तो उनको ट्रैक्टर से खींचकर ठिकाने लगाया जा रहा है। और ग्राम प्रधान की मिली भगत से ये साफ तौर पर किया जा रहा है। टोडरमल ब्लॉक के शहादत नगर ग्राम सभा की ये पूरी घटना है। तो पशु क्रूरता की हरदोई में हदें पार करती ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो गौशाला में मृतक गौवंशों को ट्रैक्टर में बांध कर खींचा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी अमानवीय तस्वीरें हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।